दोस्तों नमस्कार। हम लोग 600 सवाल पूरे कर लिए हैं। आज हम लोग इसमें 601 से आगे चलेंगे। पानी का घनत्व दे रखा है, धातु का घनत्व दे रखा है, पूछा है धातु की सापेक्ष घनत्व। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जिसका भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो उसके घनत्व में पानी के घनत्व से यहाँ पर क्या करना है, भाग लगा देना है। क्या करना है, भाग लगा देना है। ये यूनिट से यूनिट खत्म हो जाएगा, 10 क्यूब से 10 क्यूब खत्म हो जाएगा, 8.5 आ जाएगा। सापेक्षिक घनत्व मात्रकहीन होता है, 8.5 हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यानी सवाल आपसे बस इतना है कि 3 प्रतिरोधक है, यहां कॉइल्स दे रखा है, कोई बात नहीं है, आप प्रतिरोधक मान करके भी बना सकते हो। यानी जो भी कॉइल्स है उनके पास अपना कुछ रेजिस्टेंस है, जो कि हमें दे रखा है 20 ओम है। 3 कॉइल्स है, तीनों का 20 ओम 20 ओम 20 ओम है। यानी कुछ इस प्रकार का केस है, 1 2 3 ऐसे क्या है, ये कनेक्टेड है। इस प्रकार से ये कनेक्टेड है, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम। बहुत ही सिंपल है, आपको निकालना है कुल प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। तो सारे के सारे क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सबको ऐड कर दो। 60 ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ओम क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अब ये 4 रासायनिक समीकरण दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन ढांचागत रासायनिक समीकरण है। इन 4 में से कौन ढांचागत रासायनिक समीकरण है, यानी कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ढांचागत रासायनिक समीकरण बोल दो या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण बोल दो। अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां आप देखो, मैग्नीशियम का यहां एक एटम है, यहां पर एक एटम है। मैग्नीशियम जो है ये बैलेंस्ड है, संतुलित है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहां 2 एटम्स है, जबकि यहां पर एक ही एटम है। ऑक्सीजन के यहां 2 परमाणु है, जबकि यहां पर एक ही है। मतलब मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, एरो के इधर जितना है उतना ही इधर है। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स है, जबकि इधर एक ही है। तो हर एक तत्व के जो परमाणु उपस्थित होंगे बाएं दाएं तरफ, वो संख्या में बराबर होने चाहिए। यहां मैग्नीशियम संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये असंतुलित है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आप चेक कर सकते हो। देखो ये जिंक है, जिंक का एक एटम यहां पर है और एक एटम यहां पर है, एरो के राइट साइड में। हाइड्रोजन के यहां 2 एटम्स है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ये भी बैलेंस्ड है। सल्फर के एक एटम है, यहां भी सल्फर का एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। यहां पर देखिए फिर से 2 मैग्नीशियम के एटम्स है, यहां 2 मैग्नीशियम के एटम्स है। ऑक्सीजन के यहां पर 2 एटम्स है और यहां भी 2 है। देखो यहां पर 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। यहां देखो नीचे डी में कार्बन का एक एटम, यहां भी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, यहां भी ऑक्सीजन का एक एटम। हाइड्रोजन का देखो यहां पर ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 में 2, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है और यहां भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। 3 यहां पर दिख रहा है और 1 यहां पर दिख रहा है। तो ये तीनों ही संतुलित रासायनिक समीकरण है, जबकि ए वाला असंतुलित था। और जो असंतुलित होता है उसी को हम लोग ढांचागत रासायनिक समीकरण बोलते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं। सवाल बस इतना है, जो आपका गुर्दा है, जो किडनी है, उसका जो कार्यात्मक इकाई होता है वो क्या होता है। आपसे बोल दे गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, या फिर बोल दे उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन है। आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन, ये देखो ये किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन को जूम करके दिखाया गया है। यहां ध्यान से देखो, आपको मिलेगा यहां पर बोमन्स कैप्सूल, आपको मिलेगा यहां पर बोमन्स कैप्सूल, आपको मिलेगा यहां पर लूप ऑफ हैनली यानी हैनली का लूप। तो आपसे कभी भी पूछ दे कि बोमन्स कैप्सूल कहां मिलेगा, लूप ऑफ हैनली कहां मिलेगा, आपका आंसर होगा किडनी में मिलेगा। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके अंदर यानी उसके ये पार्ट्स हैं, बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हैनली। किडनी में आपने स्टोन सुना होगा, किडनी में आपने स्टोन सुना होगा, रीनल स्टोन। ये क्यों होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी में स्टोन होता है, किडनी में पत्थर हो जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं डैश कहते हैं। सभी किरणें, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहां पर आपको दर्पण और लेंस को ध्यान में रख करके सोचना है। यदि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक नहीं होगा, दैहिक होगा, कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। देखो यहां पर बोर्ड में 16 दे रखा था, लेकिन 16 नहीं होगा, 46 होगा, 46 होंगे। आप जानते हो कि ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, इतने ही होते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर
मनुष्यों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो सेक्स सेल्स होते हैं। मेल के अंदर क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल के अंदर अंडाणु या फिर बोल दो ओवम। सेक्स सेल्स को छोड़ करके, यानी मेल के अंदर स्पर्म छोड़ दो और फीमेल के अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु और फीमेल के अंदर अंडाणु यानी कि एग, इसको छोड़ दो तो जितने भी कोशिकाएं हैं इन दोनों को छोड़ दो तो वो सारे कहे जाते हैं सोमैटिक सेल्स यानी कि दैहिक कोशिकाएं। सोमैटिक सेल्स यानी कि दैहिक कोशिकाएं। आप जानते होंगे जो शुक्राणु है इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो अंडाणु है इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन दोनों को छोड़ दो, शुक्राणु और अंडाणु को, तो जितनी भी कोशिकाएं हैं आपके बॉडी के अंदर जो कि दैहिक कोशिकाएं कहे जाते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमसे यही पूछा है कि दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, 46 हो जाएगा। और यहाँ 16 नहीं होगा, 46 होगा। आपके एग्जाम में 16 ही देकर के आया था। डैश अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर है। अर्धचालक यानी कि जिसकी चालकता धातु और अधातु के बीच में होती है, इसे हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। आपके आधुनिक आवर्त सारणी में जो आप 7 उपधातु को जानते हो, 7 उपधातु कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। इन सारे ही उपधातु को आप सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। इन सारे ही उपधातुओं को आप सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। इनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है सिलिकॉन। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा उपधातु, कौन सा सेमी कंडक्टर इस्तेमाल होता है डिवाइसेस के अंदर, तो आपका आंसर सिलिकॉन होगा। हमारा आंसर यहाँ पर जर्मेनियम हो जाएगा। देखो ये जो पोलोनियम है ये उपधातु है और ये बहुत ही ज्यादा रेडियोधर्मी है यानी कि रेडियो एक्टिव है। इसका एक भी ऐसा समस्थानिक नहीं है, आइसोटॉप नहीं है जो कि स्टेबल है। सारे के सारे रेडियो एक्टिव है तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी ये सारे जो उपधातु है इन सब का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के रूप में किया जा सकता है। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। एटॉमिक नंबर 16 यानी कि सल्फर के बारे में पूछा जा रहा है। 16 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 286 हो जाएगा। 286 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। 2 से ज्यादा है तो हम इसमें 6 + 10 करेंगे 16 मिलेगा। यानी ये जो तत्व है सल्फर, ये ग्रुप नंबर 16 का तत्व है। ठीक है। आवर्त कौन सा होगा? कितने को शेल है इसके अंदर ये आप देख लो। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? कोशों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। जो सल्फर है ये तीसरे आवर्त का तत्व है। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। कार्बोनिल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो कीटोन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यही होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है। एथेनॉल यानी कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH होता है। ठीक है। और एल्डिहाइड में क्या होगा? ये CHO होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O। तो हमारा आंसर C हो जाएगा कि जो एथेनॉल है या फिर एथेनॉल मेथेनॉल, कोई भी आपको अल्कोहल का मेंबर दे दे, कोई भी आपके सामने हो अल्कोहल का मेंबर, वो कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा। बाकी कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब है तो हो जाएगा। डैश उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। अभी आपने सेल्स देखे, अभी आपने 2 तरह के सेल्स देखे, सेक्स सेल्स देखे और आपने देखे सोमैटिक सेल्स। ये दोनों सेल्स देखें। अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है, जीन है, उन सब में, क्रोमोसोम है, इन सब में अगर म्यूटेशन होता है तब ये म्यूटेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंचेगा। यानी ये इनहेरिटेबल नहीं होता है, यानी ये अनुवांशिक नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें हो जाए तो ये अनुवांशिक हो जाएगा। यानी इसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो जो बदलाव आएंगे वो इस जनरेशन से अगले जनरेशन में पहुंच जाएगा। जबकि इन सारे कोशिकाओं के अंदर अगर होगा तो ये अनुवांशिक नहीं होगा। हमारा आंसर यहां पर दैहिक हो जाएगा। दैहिक यानी कि सोमैटिक। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? कितने ग्रुप्स हैं? कितने पीरियड्स हैं? तो 18 समूह है और 7 आवर्त है। 18 समूह है, 7 आवर्त है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 6 आवर्त थे और 8 समूह थे। 6 आवर्त और 8 समूह मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है। ब्लू लिटमस था, रेड में कन्वर्ट कर दिया। ब्लू से रेड में कन्वर्ट जो करता है वो होता है एसिड, और एसिड का पीएच आप जानते हो, एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है।
अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता, ये हो जाता बेसिक यानी कि क्षार हो जाता, और इसका pH 7 से ज्यादा होता है। हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश यूनिट है। यूनिट ये मात्रक है ऊर्जा के लिए। हमें यूनिट में बताना है कि कितनी एनर्जी खपत हो रही है एक दिन में बल्ब के द्वारा। यूनिट बोले तो किलोवाट आवर में आप निकाल लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 100 वाट दे रखा है, हम इसको क्या करेंगे 1000 से भाग लगा देंगे तो किलोवाट में ये आ जाएगा। ये किलोवाट में आ चुका है। और हमें 8 आवर दे रखा है पहले से, घंटा में तो पहले से दे रखा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 8 और बट्टे में 10 हो जाएगा, 0.8 ये किलोवाट है और ये आवर है, यानी कि 0.8 क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिट हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। गति के 3 समीकरण है, गति के 3 समीकरण है, याद रखिएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जो दूसरा वाला समीकरण है ये देखो, ये है स्थिति और ये है समय। स्थिति और समय के बीच में संबंध बताएगा गति का दूसरा समीकरण। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला समीकरण हमें बताएगा वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच, और तीसरा बताएगा वेग और स्थिति के बीच। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विदलन उत्पन्न होते हैं। संपीड़न और विदलन, जो ध्वनि तरंगे हैं वो संपीड़न और विदलन के माध्यम में चलती है। संपीड़न और विदलन के माध्यम में चलती है। संपीड़न वो स्थान होता है जहां पर माध्यम के कण पास होते हैं। संपीड़न वो स्थान होता है जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है, वायु दबाव ज्यादा होता है। संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, संपीड़न वाले स्थान पर हाई डेंसिटी हाई प्रेशर होता है, यानी कि उच्च घनत्व और उच्च दाब होता है। जबकि विदलन वाले स्थान पर, रेयर फ्रैक्शन वाले स्थान पर, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है। यहाँ देखो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं दूर है, तो यहाँ पर निम्न घनत्व होता है और निम्न दबाव होता है। तो संपीड़न वाले स्थान पर उच्च घनत्व उच्च दबाव, विदलन वाले स्थान पर निम्न घनत्व निम्न दबाव। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। यहाँ इलेक्ट्रॉन संबंध यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको लेना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे ज्यादा है क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। और यही आपसे पूछा गया, या इलेक्ट्रॉन संबंध लिखा हुआ है तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संबंध का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेना है। सबसे ज्यादा क्लोरीन के पास है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम के पास है और सबसे कम सीजियम के पास। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? पादप जगत के अंदर जो 5 समूह है, स्टार्टिंग के जो 3 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों तो बीज देते ही नहीं है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एक और टेरिडोफाइटा। बीज देते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी, और ये जो बीज देते हैं वो नग्न होते हैं, यानी बीज देते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, आवरण नहीं होता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीजी होते हैं, वो बीज देते हैं और इसके चारों तरफ क्या होता है, आवरण होता है। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी। पूछा है अनावृत बीज उत्पन्न करता है, यानी ऐसे बीज जिनके चारों तरफ आवरण नहीं है, तो हो जाएगा हमारा अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होता है। वस्तु की ऊंचाई है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है 400 जूल है। मास भी दे रखा है 20 किलोग्राम है। अब देखो ये क्या दे रखा है, 10 न्यूटन पर केजी, यही दे रखा है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर बल और बट्टे में द्रव्यमान होता है। ये आप जानते हो, बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बट्टे में द्रव्यमान हो जाएगा। बल को हम लोग मापते हैं न्यूटन में और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं केजी में। यही चीज आपको दे रखा है, यानी ये जो पूरा वैल्यू है ये आपको ए का वैल्यू दे रखा है, त्वरण का वैल्यू दे रखा है। और क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर आपको जी का वैल्यू 10 दे रखा है। यूनिट बस चेंज कर दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना देकर के न्यूटन पर केजी में दे रखा है, तो एक ही चीज है। जी का वैल्यू यहाँ पर आपको 10 लेना है। जी का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना लेना है, 10 लेना है। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो mgh होता है। m का मान 20 दे रखा है, g का मान 10 लेना है, h का मान आपको चाहिए। mgh का मान आपको 400 दे रखा है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो समाप्त,
4 और बट्टे में 2, यानी कि 2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 2 मीटर राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है उसमें है हीलियम, उसमें है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा 7, क्योंकि इसके जस्ट नीचे, रेडॉन के जस्ट नीचे ऑर्गेनाइजेशन है। रेडॉन के जस्ट नीचे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे आवर्त सारणी का ये अंतिम तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर 118 है। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है, तो 118वां जो तत्व है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप नंबर 18 का तत्व है। आंसर हमारा यहां पर 7 हो जाएगा। क्यू प्लस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? क्यू प्लस ऑक्साइड बोले तो Cu2O, यह है क्यू प्लस ऑक्साइड। वैलेंसी बोल दे 1 होगा। कभी आपसे ऑक्सीकरण संख्या बोल दे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ दे तो +1। ऐसे ही यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यह है क्यूप्रस और यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड। वैलेंसी यहाँ कॉपर का 2 हो जाएगा, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड, यहाँ वैलेंसी बोल दे 2 हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या बोल दे +2 हो जाएगा। ऐसे ही फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, वैलेंसी बोल दे 3 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे +3 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? देखिए 2 वस्तु है, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। इस दोनों को एक तार से जोड़ा गया है, एक तार से जोड़ा गया है और बोला गया इस दोनों पर सेम ही चार्ज है। देखो समान क्षमता बोला है ना, तो यहां पर आपको लेना है समान परिमाण का। समान परिमाण की 2 आवेशित वस्तु है, मान लीजिए यहां पर 10 कूलम चार्ज है तो यहां पर भी 10 कूलम चार्ज है, तो क्या होगा? करंट का फ्लो नहीं होगा। देखो विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच में विभांतर होता है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव होता है वो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि धारा का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। और जब दोनों ही तरफ का पोटेंशियल बराबर हो जाए तब हाई लो जैसा कोई बात ही नहीं होगा, और जब हाई लो जैसा कोई बात नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, दोनों का विभव सेम हो जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विभांतर 0 हो जाएगा, और जैसे ही विभांतर 0 हुआ करंट का फ्लो नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर, बिजली प्रवाहित नहीं होता है। 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन के पास, उससे कम ऑक्सीजन के पास, उससे कम नाइट्रोजन के पास, उससे कम क्लोरीन के पास, और फिर क्लोरीन और ब्रोमीन का बराबर ही होता है। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, और फिर क्लोरीन ब्रोमीन का बराबर ही होता है। इसके अलावा कोई भी आपको दिखेगा विकल्प में तो समझो उसका इस सबसे कम ही होगा, इस सबसे कम ही होगा। तो यहां देखो क्लोरीन आपको दिख रहा है तो क्लोरीन का यहां पर सबसे ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए इसी विकल्प में एक होता ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन का टिक मारते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज्यादा है। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी जिसे आप अपनी स्वेच्छा से गति करा सकते हो। वॉलंटरी मसल हम जिसे बोलते हैं, वॉलंटरी मसल हम जिसे बोलते हैं, यानी ऐसे मसल जिनको आप अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हो, अपनी मर्जी से उसमें मूवमेंट करवा सकते हो। तो जो आपकी हाथ की मसल्स हैं, आप अपने हाथ को ऊपर नीचे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो वहां जो मसल्स हैं वो है वॉलंटरी मसल्स, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से उसे उनमें गति करवा सकते हो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो जिगर यानी कि लीवर, ठीक है, जिगर यानी कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, जो फेफड़े हैं, ये सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी से नहीं। आप चाहे सो, जगो, भागो, दौड़ो, कुछ भी करो, हृदय अपना काम कर रहा है, जो फेफड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लीवर अपना काम कर रहे हैं। ये सब, ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हाथ आपके कंट्रोल में जरूर है, आप चाहो तो हाथ ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, अपने हाथ के साथ आप जो चाहे वो कर सकते हो। कौन से धातु का ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं। क्षारीय बोले तो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं यानी कि बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओ तो ये क्षार बन जाते हैं, क्षार के साथ करवाओ तो अम्ल बन जाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक।
क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा। कभी हो सके पूछ दे तो आपको विकल्प में जिंक दिख जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। N2 यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा, N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। जहां 3 है तो संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया ग्रुप नंबर 1 का तत्व, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सारे तत्वों में क्या समान है, इन सारे तत्वों में समान है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि संख्या में 1 है। इन सारे में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या में 1 है। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रुप नंबर 17 ले लिया, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटिन है। इन सब में क्या समान है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि संख्या में कितने हैं, 7 है। तो समान वर्ग के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन ये समान होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, गर्मी बोले तो हीट, हीट प्रकाश यानी कि लाइट। तो चाहे उष्मा हो, गर्मी यानी कि उष्मा, चाहे उष्मा हो या फिर प्रकाश हो, दोनों ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। उष्मा प्रकाश दोनों ही ऊर्जा के क्या है, रूप है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन यहां देखो ऊष्माक्षेपी भी दे रखा है और दहन भी दे रखा है, तो हमें यहां पर क्या है कि एक बेस्ट विकल्प चूज करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इसके साथ दहन के साथ, दहन यानी कि कंबशन, कंबशन के साथ हम लोग जाएंगे। कंबशन में क्या होगा, कंबशन में हीट के साथ साथ क्या है, लाइट भी निकलता है। हीट के साथ साथ, उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी यहां पर उत्पन्न होता है। तो ये कंबशन अभिक्रिया हो जाएगा। और सारे जो कंबशन रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी, उष्माक्षेपी के अंदर भी ये कौन सी अभिक्रिया है, दहन है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास यानी कि सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या शामिल है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है और फोकल लेंथ भी कम होती है, यानी छोटी फोकल लेंथ वाली उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस में कैसा इमेज बनता है बता सकते हो, अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में याद रखिएगा हमेशा सीधा में छोटा, हमेशा एक ही तरह का इमेज बनता है कॉनकेव लेंस के अंदर, अवतल लेंस के अंदर सीधा में छोटा। इसके अलावा कोई सा भी आपसे पूछ दे आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतने कण शामिल है। देखो किसी भी पदार्थ के एक अणु में लिखा है तो यहां पर गलत दे रखा था आपके एग्जाम में, मोल होगा, यहां भी मोल होगा। तो देखो कोई सा भी आपके पास पदार्थ है, कोई सा भी आपके पास पदार्थ है, अगर उसका 1 मोल आपके पास है मतलब उसमें कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 to the power 23, 6.022 इंटू 10 to the power 23 इतने होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास कोई भी आपके पास चीज है, कोई भी आपके पास वस्तु है, अगर मैं ये बोलूं कि वो वस्तु आपके पास 1 दर्जन है मतलब संख्या में कितने, 12। जब मैं बोलूं आधा दर्जन है मतलब संख्या में कितने, 6। वैसे ही आप यहां पर मान लो कि 1 मोल आपके पास कोई पदार्थ है, इसका मतलब संख्या में कितने हैं, इतने हैं। 1 मोल आपके पास पदार्थ है यानी उसमें इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब देखो CO2 में बोल रखा है, CO2 के अंदर जो है इतने कण मौजूद है, इतने पार्टिकल्स हैं, 3.0115 इंटू 10 to the power 23 इतने पार्टिकल्स हैं। तो देखो ये आधा हो चुका है, इसका क्या है, ये आधा हो चुका है मतलब मोल भी यहां पर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चे पैदा होता है, तो गर्भाशय। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यानी 9 महीने पूरे होने के बाद क्या होता है, 9 महीने पूरे होने के बाद जो बच्चा है वो गर्भाशय से बाहर आएगा। तो जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब फीमेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसका लेवल काफी हाई हो जाता है, इसका लेवल काफी हाई हो जाता है। वहीं जो एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल काफी लो हो जाता है। जब बच्चा गर्भाशय में जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो डेवलप कर रहा होता है, उस समय
प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी हाई होता है। वो इसलिए ताकि जो गर्भाशय है वो संकुचित ना हो, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब इसका जो लेवल है ये कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल काफी हाई हो जाता है, ताकि गर्भाशय संकुचित हो और बच्चा क्या हो, एक्सपेल आउट हो, बाहर आए। तो आपको याद यहाँ पर ये रखना है, ऑक्सीटोसिन ये गर्भाशय को संकुचित करवाएगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन ये गर्भाशय को संकुचित होने से रोक रहे हो। द्रव्यमान बट्टे में आयतन क्या होता है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ए हमारा राइट आंसर। यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान के लिए हम लोग केजी लिखेंगे और आयतन के लिए मीटर क्यूब लिखेंगे, ये एसआई मात्रक हो गया। संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में वेग, मास और इनटू में वेलोसिटी। जड़त्व यानी कि इनर्शिया, इनर्शिया ये कोई भौतिक राशि नहीं है। बल आप जानते ही हो, द्रव्यमान और गुने में त्वरण। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। R इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो प्रतिरोध समानुपाती है लंबाई के और व्युत्क्रम अनुपाती है अनुप्रस्थ। यहाँ पार लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिख करके दिया हुआ है बोर्ड वाले ने। पार नहीं, अनुप्रस्थ भाग, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, या फिर बोल दो तार की मोटाई या फिर चालक की मोटाई। तो चालक की जो मोटाई है उसके साथ उल्टा संबंध है और चालक की जो लंबाई है उसके साथ सीधा संबंध है प्रतिरोध का। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। अफ्रीकी मूल, अफ्रीकी मूल। मनुष्य सबसे पहले अफ्रीका के ही अंदर आया, उसके बाद धीरे धीरे वो माइग्रेट कर गए अलग अलग जगहों पर, और इस तरह से मनुष्य पूरी दुनिया में फैल गए। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा निकाला जा सकता है। तो आप याद रखना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे जो धातु है, ये सारे जो धातु है इन्हें प्राप्त किया जाता है इनकी ओर से विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा इन सारे धातुओं को इनकी ओर से प्राप्त किया जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे धातु के नाम जिनको निकाला जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन आप दोनों ध्यान में रखेंगे। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज के साथ साथ आप पैक्टिन भी ध्यान में रखेंगे, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पैक्टिन, तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन से बनी होती है। कभी कभी विकल्प में आपको सेलुलोज और पैक्टिन दोनों मिलेगा पादप की कोशिका भित्ति में, कभी कभी केवल सेलुलोज मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है और इस चार में से कोई एक आपको चूज करना होता तो आप सेलुलोज के साथ जाते, लेकिन यहीं पर अगर लिखा होता है सेलुलोज और पैक्टिन तब आप सेलुलोज और पैक्टिन वाले को टिक मारते। 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, द्रव्यमान दे रखा है और यहाँ पर स्पीड भी दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। m का वैल्यू 10 लेना है, v का वैल्यू 6 लेना है। 6 इंटू में 6 कितना हो जाएगा? 2 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 180 जूल हो जाएगा, 180 जूल। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, यानी कि सभी अम्ल के लिए आम तत्व है, कॉमन एलिमेंट है। देखो जो भी एसिड होता है वो जल में घुलने के बाद H+ देता है। जो भी एसिड होता है वो जलीय विलयन में क्या देता है? H+ देता है। तो H+ तभी देगा ना जब हाइड्रोजन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन डैश होगा। तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर कितना होगा? जितना धरती पर है उसके 1/6, जितना धरती पर है उसके 1/6, यानी कि 60 और गुने में 1/6 10 न्यूटन। ये हमारा राइट आंसर। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भार है हमारा ये होता है द्रव्यमान और गुने में गुरुत्व त्वरण। चंद्रमा पर जो g का मान है, चंद्रमा पर जो g का मान है वो पृथ्वी की सतह पर जितना मान है उसका 1/6 हो जाता है, इसीलिए भार भी 1/6 हो जाता है। एक बल्ब है 220 वोल्ट, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? देखो जो पावर होता है उसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट वाट होता है। देखो वाट एक ही में नजर आ रहा है आपको, सी में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आप बना भी सकते हो। पावर बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू में I, ये होता है। पावर बराबर में फॉर्मूला ये भी होता है V² बटे में R, ये भी होता है P = I² R। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, जो आपको लगे उसको लगाना है। आप देख लो सवाल में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमारे केस में V दिया हुआ है 220, I दिया हुआ है 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 110 वाट आएगा। पानी का क्वथनांक है, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी किस टेम्परेचर पर जल उबलने लगता है।
पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड वाले ने आपका आंसर क्या दिया था? 0 डिग्री सेल्सियस। बोर्ड वाले ने 0 डिग्री सेल्सियस पे सही टिक मारा था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ये आपका स्टीम के फॉर्म में होता है, यानी कि वाष्प के रूप में भी होता है, और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, द्रव के रूप में भी होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है इन दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है सॉलिड में भी होगा, ठोस अवस्था में आइस के रूप में, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है लिक्विड फॉर्म में भी होगा, द्रव अवस्था में भी होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था क्या है, तो भाप भी होगा और द्रव भी होगा, दोनों होगा। देख लेना विकल्प में वाष्प और द्रव दोनों लिखा होगा। पूछ दे कभी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था क्या है, तो उसमें देखना एक विकल्प होगा ठोस और द्रव दोनों। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं। ग्रंथियां बोले तो ग्लैंड्स। तो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसी का एक टाइप होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये जो उत्तक है ये ग्लैंड्स बनाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में, ऑर्बिट बोल दे या फिर शेल बोल दे या फिर बोल दे कोश में, डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था एक समूह में जितने भी तत्व आते हैं उनके परमाणु के बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सेम ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। एक ग्रुप में आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। यहां आपसे वही तो पूछा गया है बाहरी शेल में, यानी बाहरी कोश में। तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां देखो हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो आपका नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से तत्व है? देखो नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। ऐसे मैंने याद किया हुआ है, आप चाहो तो जैसे भी याद कर लो। नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। यहां देख लो आर्सेनिक है और यहां देख लो बिस्मथ है। इनमें से कोई सा भी तत्व उठा लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। यानी कि बाह्यतम कोश में या फिर बोल दो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन ये सब क्या है? ये सब सेल्स हैं। ये सब सेल्स कहाँ है? रेटिना। हमारे आंखों में जो रेटिना है, दृष्टिपटल है जिसपे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उनमें ये दोनों सेल्स हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स यानी कि शंकु कोशिकाएं, रॉड सेल्स यानी कि क्षर कोशिकाएं। कोन सेंस के कारण हम लोग कलर को सेंस कर पाते हैं, कलर को पहचान पाते हैं लाइट के प्रेजेंस में हम लोग कलर को पहचान पाते हैं। रॉड सेल्स के कारण हम लोग डिम रोशनी में देख पाते हैं। यानी मान लो अगर रॉड सेल्स जो है वो खराब हो जाए तो आप कम रोशनी में नहीं देख पाओगे, या फिर जो कोन सेल्स हैं अगर ये खराब हो जाए तो आप कलर को नहीं पहचान पाओगे। प्रकाश होते हुए भी, अच्छी खासी रोशनी होते हुए भी आप कलर को नहीं पहचान पाओगे। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं इनके पास जो सेल वॉल होती है, इनमें लिग्निन होता है। लिग्निन एक सीमेंट की तरह काम करता है। किसके जैसे? सीमेंट की तरह। ये सेल वॉल को काफी हार्ड बना देता है। ये जो लिग्निन है ये सेल वॉल को काफी हार्ड बना देता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें। और स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। बाकी एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इनमें से किसी का भी पूछे तो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी कि जीवित होते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? उष्ण ऊर्जा यानी कि हीट, ठीक है, हीट में बदलती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्वसन। रेस्पिरेशन ही है जिसके अंदर एनर्जी का पूरा खेल होता है। आपके ग्लूकोज में केमिकल एनर्जी होता है, वो केमिकल एनर्जी फिर एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी भी केमिकल एनर्जी ही है, उसे हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। उस एटीपी का इस्तेमाल होता है बाकी सारे उपापचयी प्रक्रिया को करने के लिए। वहां पर भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, प्लस एटीपी जब बनता है वहां पर भी कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन हमारा आंसर हो जाएगा। जब बिजली के एक हीटर से स्रोत 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है, 4 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है, तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर आपको किताबों में कभी नहीं मिलेगा। तो देख करके घबराना मत। ये ऐसे कारनामे जो है ये रेलवे बोर्ड वाले ही करते हैं। गतिज अंतर नहीं होगा, विभवांतर होगा। क्या होगा? विभवांतर होगा। यानी कि V हमें दे रखा है 60 वोल्ट। अब पूछा है यदि इस विभवांतर को इतना कर दिया जाए, यानी ये हमारा V1 था, अब इसको V2 कर दिया जाए 157.5, तो करंट कितना हो जाएगा? यानी ये हमारा I1 था, तो मान लो अब I2 कितना हो जाएगा? तो देखिए V = I इंटू में R होता है ओम के नियम से। R हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हीटर
में जो भी तार है, हीटर में जो भी तार लगा हुआ है उसके लंबाई, उसकी मोटाई और ना ही तार को यहाँ पर बदला गया है, तो आर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। आर हमारा अगर कांस्टेंट है यहाँ पर तो वी डायरेक्टली आर के हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 बट्टे में V2, I1 बट्टे में I2। V1 हमारा 60 हो जाएगा, V2 हमारा 157.5 है, I1 का मान 4 है और I2 का वैल्यू हमें चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ए आएगा। हमें I2 चाहिए, निकाल करके देखना, आंसर ए आएगा। एव्स में शामिल है, एव्स में क्या शामिल है? पक्षी। जो बर्ड्स हैं वो एव्स क्लास के अंदर, एव्स वर्ग के अंदर आते हैं। मछलियां के बारे में पूछ दे, मछलियों के बारे में, तो पाइसेज। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40। डी हमारा राइट आंसर, डायरेक्ट याद रखना आप 40। अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो अम्लिक यानी कि यहां पर अम्ल आपको ध्यान में रखना है, यानी अम्ल के आधार पर बताओ कि कौन सा सही है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो गलत हो जाएगा। लाल को नीला करना ये क्षार का काम है, और क्षार ही है जो जलीय माध्यम में OH देता है, OH माइनस। ठीक है, यहां पर लिखना पड़ेगा OH माइनस, तो ये भी नहीं होगा, क्षार का काम है। यहां देखो जो भी वर्ड लिखा हुआ है, निष्प्रभाव विकरण। निष्प्रभाव विकरण यानी इसका मतलब होता है उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण। तो अम्ल जो है अम्लीय होगा, उदासीन थोड़ी ना होगा। अम्ल तो अम्लीय होगा, उदासीनीकरण यानी कि उदासीन होगा, तो ये भी नहीं होगा। अम्ल जो है जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी है, इसमें ये पानी है और इसमें हम डाल देते हैं HCl। अब इसमें करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पर H+Cl- 2 आयंस बनेंगे और आयंस के कारण जलीय माध्यम में करंट का फ्लो होता है। तो डी हमारा राइट आंसर। धातुओं में कौन सी चमकदार होती है? धातुएं चमकदार होती है, धातुएं चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। लेकिन एक आप अपवाद की तरह बोल सकते हो कि आयोडीन है, जो कि अधातु होते हुए भी इनके पास चमक होती है। ध्यान में रखिएगा, अधातु होते हुए भी आयोडीन के पास चमक होती है। अब यहां पर एक सवाल आपसे पूछा गया है कि पानी है, ये पानी है, इस पानी में 320 ग्राम टोटल, और इसमें NaCl डाला गया 49 ग्राम। क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन तैयार हो जाएगा नमक पानी का, यानी कि ये नमक पानी का घोल हो गया। नमक पानी का घोल हो गया। अब इसमें टोटल मास कितना है? 49 + 320। आपसे पूछा है सांद्रता, NaCl का कंसंट्रेशन पूछा है कि इसमें कितना होगा, लेकिन सवाल में देखो क्या लिख कर दिया था, संयोजकता। अब बताओ क्या किया जाए इस बोर्ड वाले का, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या किया जाए? संयोजकता नहीं होगा, सांद्रता होगा। ठीक है, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, सांद्रता। ये एक बार और सवाल आ चुका है इस तरह का। हम लोग ऊपर में विलय का द्रव्यमान लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे? विलायक प्लस विलय, यानी कि विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे। 49 और प्लस में 320 और इंटू में 100। सॉल्व करके देखिएगा 13.28% आएगा, 13.28% आएगा। डी आएगा आंसर। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। ए हमारा राइट आंसर। एक स्वचालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिसके दोनों अंत यानी कि टर्मिनल 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। अब यहां देखो एक और अजूबा, गतिज ऊर्जा पर है। दोनों टर्मिनल्स जो है 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। क्या किया जाए? यहां पर क्या दे रखा है? वोल्टेज आपको दे रखा है, वोल्टेज बोल दो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। ये 4 वोल्ट दे रखा है, तो ये गतिज ऊर्जा नहीं होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां देखो प्रतिरोधकता पूछा है, प्रतिरोधकता नहीं होगा, प्रतिरोध होगा। देखो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर होता है, तो यहां पर प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा। V बराबर हमारा होता है I इंटू में R। R बराबर हो जाएगा V बट्टे में I। V का मान 4 लेना है, I का मान 2 लेना है, आंसर आपका 2 ओम आएगा। सी हमारा राइट आंसर। प्रतिरोधकता का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। मंदन है, मंदन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ऋणात्मक त्वरण। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, समय के साथ उसकी स्पीड घट रही है, मतलब लगातार उसकी स्पीड घट रही है, तो हम बोलते हैं कि जो वस्तु है वो रिटार्डेशन में है। मंदन यानी कि रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने दिया, उसको छोड़ दो, तो उससे पहले जितने भी आए वैज्ञानिक, उन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया वो सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही दिया था, परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पर दिया था, चाहे डोबेराइनर हो, न्यूलैंड्स हो या फिर मेंडलीव साहब हो।
चाहे डोबेरेंडर, न्यूलैंड या फिर मेंडलीव, इन्होंने जो भी वर्गीकरण दिया परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पर दिया था। मोजले जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया, इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। अब यहां पर एक सवाल आपसे पूछा गया है कि एक गेंद है, इसको जमीन से इस वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, इस वेग के साथ फेंका गया है। आपको बताना है जब ये गेंद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, जब ये गेंद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो इस हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, यही आपसे पूछा गया है। टाइम निकालना है यहां पर आपको, और जी का मान आपको 10 लेना है। देखो, जब ये गेंद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तब इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का मतलब यही हुआ ना कि स्पीड 0 हो चुकी है, उससे ऊपर वो नहीं जाएगी। अब उसके बाद ये नीचे की ओर आएगी, तो यहां पर हमें टी निकालना है, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे v = u प्लस में at। अब याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है a का मान आप -g लेंगे जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, a का मान हम +g लेंगे जब वस्तु नीचे की ओर आएगा। यहां पर गेंद ऊपर की ओर जा रही है, v का मान हम यहां पर 0 लेंगे, 0 हो ही जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। u हमें दे रखा है 25, a का मान -10 लेंगे, और t हमें चाहिए यहां से 2.5 सेकंड। आंसर आ जाएगा बी हमारा राइट आंसर। डाल्टन की पद्धति के अनुसार, डाल्टन जी नाराज हो जाएंगे, डाल्टन की पद्धति के अनुसार, ठीक है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। डाल्टन साहब ने क्या कहा था, हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है। किसी भी पदार्थ के अंदर जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उससे स्मॉल अब कुछ नहीं, यानी एटम ही है जो स्मॉलेस्ट है, एटम से छोटा अब कुछ नहीं, यानी एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, वो अविभाज्य है। एटम को हम, परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है, वो सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कण अब है ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन ये बात गलत साबित हो गया जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब का डिस्कवरी हुआ, तब ये बात गलत साबित हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटम के अंदर होते हैं, यानी एटम से भी छोटे होते हैं। डी हमारा राइट आंसर, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य, सही कर देना, यहाँ पर अविभाज्य होगा, यहाँ पर कण है, ठीक है, अविभाज्य कण है। एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 120 जूल है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजो। वस्तु का द्रव्यमान खोजना है। न्यूटन वाले को तो पहले उड़ा दो यहां से, द्रव्यमान खोजना है, बल थोड़ी ना खोजना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दे रखा है, यहां पर हाफ हो जाएगा। द्रव्यमान हमें चाहिए, v का मान 4 लेना है, तो 4 गुने में 4 हो जाएगा। m बराबर हमारा हो जाएगा 120 और गुने में 2 हो जाएगा, और बट्टे में 4 गुने में 4 आ जाएगा। इसको उड़ाएंगे 2 टाइम्स में, फिर ये 4 2 जा 8 और 15 इंटू में 8 होता है 120, यानी 15 8 जा 120, 15 8 120। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 kg। ये हमारा राइट आंसर। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। प्रकाश सबसे तेज चलेगा किसमें, निर्वात में। स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। लेकिन हम लोग हवा में भी इतना ही मान करके चलते हैं, क्योंकि वायु का, हवा का जो अपवर्तनांक है वो 1.0003 है, तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हवा में प्रकाश की चाल हम वही ले लेते हैं जो कि निर्वात में होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वायु में जो प्रकाश की चाल है इससे थोड़ा ही कम होगा। तो जब थोड़ा ही कम होता है तो हम लोग इतना ही लेकर के चलते हैं। ये हमारा राइट आंसर। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होता है। तो शुक्राणु थोड़ी ना होगा यहाँ पर, इसका आंसर माता होगा। तो माता जी से शुक्राणु थोड़ी ना मिलेगा, गुणसूत्र मिलेगा ना, क्रोमोजोम मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक मेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोजोम है। 46 कैसे है, 44 + XY है, ये है। ये जो XY है इसमें X कहाँ से आता है, माता जी से आएगा, और Y आएगा पिताजी से। जो भी बंदा है जिसका भी ये लिखा हुआ है 44 + XY, इसमें X आया उसके माता से, Y आया उसके पिता से। P हमारा राइट आंसर होगा। यहां पर शुक्राणु नहीं होगा, गुणसूत्र होगा, क्रोमोजोम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ध्वनि तरंग जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि प्रकाश तरंग ये ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये हुआ कि ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग अगर इस दिशा में चल रही है तो माध्यम को जो कण होंगे, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, ये इसी दिशा में कंपन करते हैं, यानी पैरेलल कंपन करते हैं, समानांतर कंपन करते हैं। ध्वनि की दिशा इस दिशा में, ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग इस दिशा में चल रही है तो माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं, और वो इसी दिशा में करते हैं, समानांतर रूप से करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ट्रांसवर्स में क्या होगा, ट्रांसवर्स में क्या होगा कि अगर तरंग इस दिशा में चल रही है तो माध्यम के जो कण होते हैं इसके लंबवत कंपन करते हैं, यही अंतर होता है।
एक अनुप्रस्थ तरंग में और एक अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग में ये होगा और अनुप्रस्थ तरंग में ये होगा। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग में है। डी हमारा राइट आंसर। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? अब यहां देखो विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, ये तो गलत है ना। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? कौन सा विखंडन, कैसा विखंडन, किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हो? नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछ रहे हो क्या, या फिर अलैंगिक प्रजनन के अंदर जो विखंडन होता है उसके बारे में आप पूछ रहे हो? आपको बताना पड़ेगा ना कि विखंडन ये कौन सा विखंडन है, क्या चीज का विखंडन है, ये किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो यहां पर आपको अलैंगिक प्रजनन के अंदर जो विखंडन होता है, अमीबा के अंदर द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन, तो दो प्रकार के होते हैं। ए हमारा राइट आंसर। बोर्ड वाले की तरफ से भी ए आंसर दिया गया है और यहां पर पूछने का मतलब यही है आई थिंक। अलैंगिक प्रजनन के अंदर विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डैश को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर दोनों हो सकता है। उसे बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारा आंसर यहाँ पर एल्केन हो जाएगा। ये जो एल्काइन है, एल्कीन है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? आंसर हो जाएगा शक्ति यानी कि पावर। जैसे मैं ये बोलूं दो लड़का है, ए है और बी है, ए और बी ये दो लोग हैं। ए जो है, ए के पास पावर है 10 वाट और बी के पास पावर है 20 वाट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है ये 1 सेकंड में 10 जूल काम करेगा, ये जो बी है ये 1 सेकंड में 20 जूल काम करेगा। तो हमें मालूम चल गया ना कि कौन कितना तेज काम करेगा, कौन कितना तेज काम करेगा, ये पता लग जाएगा हमें पावर से। शक्ति हमारा राइट आंसर। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका हो जाएगा? बल का एसआई मात्रक, और वजन का मतलब भी बल ही होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का केजी होता है। संवेग का केजी पर मीटर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।